वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 87 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है फेयरवेल दाउ आर्ट टू डियर फॉर माई पोजेसिंग। सोनेट का मतलब है 14 लाइंस पर कंसिस्टेंट पोएम। सोनेट को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विजिट करें। इसके साथ साथ सोनेट पर कंसिस्टेंट लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। ये सोनेट विलियम शेक्सपियर की उन 154 सोनेट्स में से एक है जो कि रेनेसांस एरा में 1609 में पब्लिश हुई। इन सोनेट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप को फेयर यूथ का नाम दिया गया, जो कि फर्स्ट से लेकर 126 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट था, और सेकंड ग्रुप का नाम है द डार्क लेडी। ये 127 से लेकर 152 सोनेट्स तक कंसिस्टेंट है। उसके बाद थर्ड ग्रुप का नाम है द ग्रीक सोनेट्स। ये 153 और 154 यानी लास्ट 2 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट है। इसके अलावा भी विलियम शेक्सपियर ने अपने डिफरेंट प्लेज में सोनेट्स को लिखा, जैसा कि रोमियो एंड जूलियट, हेनरी V, लव्स लेबर लॉस्ट और एडवर्ड III में इसने कुछ सोनेट्स को शामिल किया। ये बेसिकली एक सोनेट है जिसमें टोटल 3 क्वाट्रेन्स और 1 कपलेट है। क्वाट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टेंजा और कपलेट का मतलब है 2 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टेंजा। तो इस तरह से 3 क्वाट्रेन्स और 1 कपलेट पर कंसिस्टेंट होने की वजह से इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 14। पोएट अपनी बिलव्ड को एड्रेस करते हुए कहता है, फेयरवेल अलविदा, यानी हम एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं। दाउ आर टू डियर, तुम इतनी खूबसूरत और हसीन हो। फॉर माई पोजेसिंग, कि मैं तुम पर अब मज़ीद अपना कब्ज़ा कायम नहीं रख सकता। मैं तुम्हें अपने पास इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। एंड लाइक इनफ दाउ नोस्ट दाई एस्टिमेट, और अगर तुम खुद अंदाज़ा लगाओ तो तुम खुद भी जान जाओगी, तुम इस बात से बाखबर हो जाओगी कि तुम वाकई ही मेरी औकात और मेरी हैसियत से ज़्यादा खूबसूरत हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास रखने से कासिर हूँ। द चार्टर ऑफ दाई वर्थ, तुम्हारी जो कदर कीमत का चार्टर है, तुम्हारी जो कदर कीमत और वैल्यू और हैसियत का जो नक्शा है, गिव्स दी रिलीजिंग, वो भी तुम्हें यही कहता है कि तुम मुझसे आज़ाद हो जाओ, मुझसे दूर चली जाओ। माई बॉन्ड्स इन दी, जो मेरी तुम पर हदूदो क़यूद हैं, आर ऑल डिटर्मिनेट, वो अब बिल्कुल वाज़े और कती हैं कि हम मज़ीद एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते क्योंकि तुम मेरी हैसियत से ज़्यादा खूबसूरत हो। फॉर हाउ डू आई होल्ड दी बट बाय दाई ग्रांटिंग, मैं तुम्हें तुम्हारी इजाज़त के बगैर किस तरह अपने पास रख सकता हूँ। एंड फॉर दैट रिचीज़, और उस दौलत को, वेयर इज़ माई डिज़र्विंग, जिसका मैं हकदार ही नहीं हूँ। तुम एक ऐसी दौलत हो कि मैं इसका हकदार ही नहीं हूँ। द काज ऑफ दिस फेयर गिफ्ट इन मी इज़ वांटिंग, और जो एक मुझे खूबसूरत किस्म का तोहफ़ा मिला था, अब उसकी जो असल वजह थी वो अपना असर ख़त्म कर रही है। मैंने उसकी वजह को खो दिया है। यानी इसका मतलब है कि तुम एक खूबसूरत तोहफ़े की शक्ल में मुझे मिली थी और इसके पीछे हमारी मोहब्बत थी, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये खूबसूरत तोहफ़ा मुझसे दूर चला जाए। एंड सो माई पेटेंट बैक अगेन इज़ स्वर्विंग, और जो मेरी रोशनी है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, वो बहुत ही मध्यम पड़ रही है। दाई सेल्फ दाउ गिव्स्ट दाई ओन वर्थ देन नॉट नोइंग, यानी एक ऐसा वक्त था कि तुम्हें अपनी कदर का इल्म ही नहीं था, तुम अपनी कदर से आगाह नहीं थी, इसलिए तुमने अपने आप को, अपने वजूद को, अपनी खूबसूरती समेत मुझे सौंप दिया। और मी, और या फिर मैं, टू होम दाउ गिवस्ट इट, तुमने मुझे अपने आप को दे दिया, मेरे स्पुर्द तुमने अपना वजूद कर दिया। एल्स मिस्टेकिंग, यही तुम्हारी एक गलती थी कि तुम अपनी कदर कीमत से आगाह ही नहीं थी। सो दाई ग्रेट गिफ्ट अपॉन मिस प्रिजन ग्रोइंग, तो इस तरह से तुमने
अपने वजूद के, अपने जिस्म के, अपनी खूबसूरती के एक अजीम तोहफे को मेरी कैद में दे दिया। कम्स होम अगेन, लेकिन अब तुम्हारी ये जो खूबसूरती है ये मिसप्रिजन हो गई है, यानी ये इस कैद से आज़ाद हो गई है। अब ये आज़ादी बढ़ती ही जा रही है और इसलिए अब तुम्हारा ये जो अजीम तोहफ़ा था, यानी जो तुम्हारी खूबसूरती थी, अब वो आज़ाद है और अपनी असल जगह पर आ गई है। यानी मुझसे बिछड़कर, मुझसे दूर जाके अब तुम्हारी खूबसूरती अपनी असल जगह पर आ गई है, क्योंकि मैं तुम्हारी खूबसूरती के लायक नहीं था। ऑन बेटर जजमेंट मेकिंग, और तुम इससे बेहतर फ़ैसला कर सकती हो। दस हैव आई हैड दी एज अ ड्रीम डथ फ्लैटर, और जब तुम मेरे पास थी तो मैंने इस बात को एक ख्वाब की मानिंद ही समझा और मैं एक खुशामदी की तरह खुशामद करना शुरू हो गया। यानी तुम्हारा वजूद मेरे पास एक ख्वाब की मानिंद था। इन स्लीप अकनिंग, जब मैं ख्वाब की हालत में था तो मैं अपने आप को एक बादशाह के रूप में देख रहा था। बट वेकिंग नो सच मैटर, लेकिन जब मैं बेदार हुआ तो ऐसा मामला ही कोई नहीं था। यानी अगर तुम मुझसे दूर चली भी जाओगी तो मैं यही सोचूंगा कि तुम्हारा मेरे पास आना महज एक ख्वाब था, इससे फिर मुझे कोई ज़्यादा दुख नहीं होगा। पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर। इस पोइम में आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है, यानी हर लाइन में 5 फीट हैं और 10 सिलेबल्स हैं, यानी फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड और सेकंड स्ट्रेस्ड है। इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है। उसके बाद अगर हम इस पोइम की राइम स्कीम को देखें तो इस पोइम की राइम स्कीम अल्टरनेट है, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, सेकंड और फोर्थ लाइन्स आपस में राइम्ड हैं और इस तरह से ये सिलसिला चलता है। लेकिन इस पोइम की लास्ट 2 लाइन्स यानी लाइन नंबर 13 और 14 आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है पोजेसिंग और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है रिलीजिंग, पोजेसिंग रिलीजिंग। सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है एस्टिमेट और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है डिटर्मिनेट, एस्टिमेट डिटर्मिनेट। फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ग्रांटिंग और सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है वांटिंग, ग्रांटिंग वांटिंग। उसके बाद सिक्स लाइन का लास्ट वर्ड है डिज़र्विंग और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्वर्विंग, डिज़र्विंग स्वर्विंग। उसके बाद नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है नोइंग और 11th लाइन का लास्ट वर्ड है ग्रोइंग, नोइंग ग्रोइंग। 10th लाइन का लास्ट वर्ड है मिस्टेकिंग और 12th लाइन का लास्ट वर्ड है मेकिंग, मिस्टेकिंग मेकिंग। उसके बाद लास्ट 2 लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, यानी 13th लाइन का लास्ट वर्ड है फ्लैटर और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है मैटर, फ्लैटर मैटर। इस तरह से इस पोइम की राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को एड्रेस करे तो इसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो अपनी बिलव्ड को, फेयर यूथ को एड्रेस करते हुए कहता है फेयरवेल दाउ आर टू डियर फॉर माई पोजेसिंग। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी चीज़ को किसी क्वालिटी की बेस पर उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में वो कहता है द चार्टर ऑफ दाई वर्थ गिव्स दी रिलीजिंग, यानी जो तुम्हारी किस्मत है वो भी तुम्हें मुझसे जुदा करने का कहती है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियात अता कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में उसने चार्टर ऑफ वर्थ को पर्सोनीफाई किया है। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। इस पोइम की लाइन नंबर 6 में एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें पोइट कहता है एंड फॉर दैट रिचेज वेयर इज़ माई डिज़र्विंग। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो इसे कायूरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 14 में इन स्लीप अ किंग के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। इसके अलावा लाइन नंबर 14 में जक्स्टापोजिशन आती है, यानी एक तरफ तो ख्वाब की हालत में अपने बादशाह होने का जिक्र करता है और दूसरी तरफ वो कहता है कि जब वो बेदार होगा तो ऐसा कोई मामला नहीं होगा। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में दाव और दाई ये दोनों वर्ड्स द से स्टार्ट हो रहे हैं।
उसके बाद लाइन नंबर 5 में हाउ होल्ड, लाइन नंबर 8 में सो स्वर्विंग, लाइन नंबर 10 में मी मिस्टेकिंग, लाइन नंबर 11 में ग्रेट गिफ्ट ग्रोइंग। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में फेयरवेल, आर्ट, टीयर, फॉर, इन चारों वर्ड्स में आर लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में बाय, दाए, लाइन नंबर 11 में अपॉन, मिसप्रिजन, लाइन नंबर 12 में कम्स, होम, जजमेंट मेकिंग। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 4 में आर, ऑल, इन दोनों वर्ड्स में ए लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में फार, होल्ड, लाइन नंबर 7 में दिस, गिफ्ट, इन, इज, लाइन नंबर 11 में गिफ्ट, मिसप्रिजन। इसके अलावा पोइट ने इस पोएम में बहुत ज़्यादा हाइपरबोली से काम लिया है। अपनी बात को उसने साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन से यानी मुबालगाराई से काम लिया है। इसके अलावा इस पोएम की ऑलमोस्ट तमाम लाइंस एंड स्टॉप लाइंस हैं, यानी हर लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। इसके अलावा अगर हम इस पोएम के थीम को देखें तो इसमें पोइट ने अपनी बेवकूफ़ी का जिक्र किया है कि उसकी जो बिलव्ड है वो उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए पोइट को ये बात गवारा नहीं है कि उसकी बिलव्ड उसके साथ रहे, और अपने दिल को तसल्ली देने के लिए वो इस बात को एक ख्वाब समझेगा। जब उसकी बिलव्ड उससे मिली थी वो यही तसव्वुर करेगा कि वो एक ख्वाब था। यहाँ पर यह पोएम इख्तिताम पजीर हुई। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर की दीगर पॉइंट्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर विलियम शेक्सपियर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोएम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।